हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए त्रिभुज पर आधारित हमारा पहला वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे एक वीडियो लेक्चर में हमने रेखाएं और कोण जो चैप्टर था उसको पढ़ा था और उसमें जितने भी सारे थ्योरम्स हैं, प्रमेय थे, उसको हमने सिद्ध करना सीखा। उसमें जितनी सारी अभिक्रियाएं थी उसको हमने जाना। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से जाके सिस्टमेटिक वे से देख सकते हैं। ओके, आज हम एक नया चैप्टर त्रिभुज को शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं त्रिभुज क्या है। त्रिभुज को हम इंग्लिश में ट्राइएंगल कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। त्रिभुज की परिभाषा है तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। सबसे पहले शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है कि तीन रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है कि इस तरफ प्रतिच्छेदित करती हुई होनी चाहिए कि वह एक बंद आकृति का निर्माण हो। तो जो बंद आकृति होगी वही हमारी त्रिभुज कहलाती है। क्लियर? पहली शर्त क्या है कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए। तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब कि तीनों में से कोई एक रेखा बची हुई दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हुई होनी चाहिए और इनके प्रतिच्छेदन से एक बंद आकृति का निर्माण भी होना चाहिए। तो जो बंद आकृति होगी वही त्रिभुज कहलाती है। देखते हैं फिर त्रिभुज बनेगा कैसे। तो चलिए, लिखा है यहाँ पे तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम कोई तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं इस प्रकार लेते हैं कि कोई भी एक रेखा बची हुई दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रहा है। जैसे मैंने एक रेखा एल ले लिया, ये रेखा एल है और ये एक दूसरी रेखा एम है और ये तीसरी रेखा एन। ओके, ये मैंने तीन रेखाएं ले ली और इस प्रकार मैंने तीन रेखाएं ली हैं कि इसमें से कोई भी एक रेखा बची हुई दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रहा होगा। जैसे कि ये रेखा एल है, वो रेखा एम और एन इस दोनों को जरूर प्रतिच्छेदित कर रहा है। देखिए, रेखा एम भी रेखा एल और एन को प्रतिच्छेदित कर रहा है और रेखा एन भी रेखा एल और एम को प्रतिच्छेदित कर रहा है। आई मीन कोई भी एक रेखा बची हुई दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित अलग अलग बिंदुओं पर कर रहा है। जैसे रेखा एल, रेखा एम और एन को ये बिंदु ए और बी पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। देखिए, रेखा एल एम और एन को बिंदु ए और बिंदु ए बी पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। उसी तरह रेखा एम जो है एम, वो एन को सी पे तथा एल को ए पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। उसी तरह रेखा जो एन है वो एल को बी पे और एम को सी पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। और ये तीनों रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रही हैं कि यहाँ पे एक बंद आकृति ए बी सी इसका एक निर्माण हो रहा है। तो इसी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गई त्रिभुज की परिभाषा। तो ऐसे तो त्रिभुज का निर्माण होता है। अब इसमें से जो त्रिभुज जो बंद आकृति बनी है, इस बंद आकृति को हम अलग से बनाएं तो यह इसका लुक ऐसे है। ए बी और सी। ओके, यही ए बी सी जो बंद आकृति है उसको मैंने अलग से यहाँ पे बना दिया। क्लियर? तो त्रिभुज को एक अलग तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। क्या? तो तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को भी हम त्रिभुज कह सकते हैं। घिरी आकृति या बंद आकृति कहने का मतलब ये है कि इसके भीतर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो बाहर ना निकल पाए। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु रखी गई हो, तो इसको बाहर निकलने का कोई रास्ता इसमें नहीं है। लेकिन तीन रेखाखंड से घिरी आकृति तो यह भी, देखिए, यह भी तीन घिरी आकृति नहीं है, तीन रेखाखंड से बनी आकृति है। एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है। तो तीन रेखाखंड से बनी आकृति तो यह भी है, लेकिन यह बंद या घिरी आकृति नहीं है, क्योंकि इसके भीतर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे रास्ता है, खुला हुआ है, ये इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा। इसलिए यह तीन रेखाखंड से बनी आकृति तो है, लेकिन बंद या घिरी आकृति नहीं है, इसलिए इसको हम त्रिभुज नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो है ये त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि यह तीन रेखाखंडों से घिरी या बंद आकृति है। क्लियर? तो हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? चलिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है त्रिभुज। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब ही होता है तीन। तो त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, अर्थात तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ऐसे भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि इसका नाम त्रिभुज है इसलिए इसमें हर एक चीज तीन होती है।
हर एक चीज तीन होने का मतलब क्या है? हर एक चीज तीन होने का मतलब कि त्रिभुज में तीन शीर्ष भी होते हैं, तीन कोण भी होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन माध्यिकाएं होती हैं, तीन शीर्ष लंब होते हैं, तीन अंतःकोण होते हैं। अगर हम साइक्लिक एक चक्रीय क्रम में भुजाओं को आगे बढ़ाएं तो तीन बहिष्कोण भी होते हैं। इस तरह त्रिभुज में हर एक चीजें तीन होती है क्योंकि उसका नाम ही त्रिभुज है। क्लियर? और त्रिभुज के भाग क्या कहलाते हैं? तो तीन कोण और जो तीन भुजाएं हैं यही त्रिभुज के भाग कहलाते हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज के भागों की संख्या कुल कितनी हुई? कुल 6 हो गई। तीन भुजा और तीन कोण, तीन भुजा और तीन कोण ये त्रिभुज के भाग कहलाते हैं। ओके, अब त्रिभुज के भाग में क्या क्या लिख सकते हैं? तो त्रिभुज के भाग में हम तीन कोण तथा तीन भुजाएं, तीन कोण तथा तीन भुजाएं, ठीक, यही त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं। ठीक, तीन कोण तथा तीन भुजाएं, कुल 6 भाग होते हैं। ओके, तो त्रिभुज के भाग में क्या हुए? तीन कोण हो गए तथा तीन भुजाएं, कुल 6 भाग हो गए त्रिभुज के। क्लियर? अब देखते हैं इसमें शीर्ष किसे कहेंगे और भुजाएं किसे कहेंगे, कोण किसे कहेंगे, अंतःकोण, बाह्य कोण, माध्यिका, शीर्ष लंब, ये सब क्या होते हैं इनको जरा हम देख लें। हालांकि ये सब पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है, फिर भी हम इसका हल्का सा रिकेप अर्थात पुनरावृत्ति देख लेते हैं। इस त्रिभुज में शीर्ष क्या क्या है? देखिए, इस त्रिभुज में जो शीर्ष है, शीर्ष होती क्या है? तो जहां पे दो रेखाखंड जाके मिली है, जिस बिंदु पे जाके मिली है वह बिंदु ही त्रिभुज का शीर्ष कहलाए। या यूं कहिए कि अगर त्रिभुज की चर्चा हो रही है तो त्रिभुज की जो कोई भी दो भुजाएं जिस बिंदु पे जाकर मिली है वही बिंदु जो होगा वो त्रिभुज का शीर्ष कहलाए। जैसे देखिए, ये जो BA और CA है, ये दोनों रेखाएं यहाँ जाके यहाँ पे मिल रही है, दोनों भुजाएं जाके मिल रही है, तो दोनों भुजाएं A पे मिल रही है तो A क्या हो गया? त्रिभुज का शीर्ष हो गया। उसी तरह यह दोनों जो भुजाएं हैं वो जाके B पे मिल रही है, तो उसी तरह B भी क्या हो गया? त्रिभुज का शीर्ष हो गया। उसी तरह A और A से जाने वाली जो AC और यहाँ B से जाने वाली BC जो रेखा है वो जाके बिंदु C पे मिल रही है, उसी तरह हमारा बिंदु C भी क्या हो गया? शीर्ष हो गया। ये त्रिभुज के तीन शीर्ष हो गए, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। अंग्रेजी में इसको हम वर्टेक्स, जिसका प्लूरल वर्टिसेस होता है। ओके, ये शीर्ष हो गए तीन। कोण देखते हैं तो अंतःकोण भी इसमें तीन होंगे, अंतःकोण। ठीक, कोण क्या होता है, कोण बनता कैसे है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पूरी चीजें मैंने रेखाएं और कोण जो चैप्टर है उस चैप्टर में हमने पूरे डिटेल से इसको बताया है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। अंतःकोण क्या हुआ? तो ये सभी अंतःकोण का है। ओके, ये सभी त्रिभुज का अंतः का मतलब अंदर, अंदर वाले को। ऐसे कोण जहां पे दो रेखाएं हैं, दो रेखा आपस में मिलती हैं, वहीं पे कोण का निर्माण होता है। शार्ट में बता दी, यहाँ पे होगा कोण A, कोण B और कोण C। ये तीन क्या हो गए? त्रिभुज के अंतःकोण हो गए। क्लियर? अगर यही त्रिभुज में हम बाह्य कोण बनाना चाहें तो एक चक्रीय क्रम में अगर भुजाओं को आगे बढ़ाएं तो बाह्य कोण भी इसके तीन ही होंगे। बाह्य कोण जैसे ये हो गया, जैसे A से चलिए तो A से आगे चलिए, इसको आगे बढ़ाइए। ठीक, मान लीजिए हमारा ये D। ठीक, तो ये जो कोण बन रहा है ये बाह्य कोण हुआ। A से आगे चल रहे हैं, फिर यहाँ से मुड़िए और इसको आगे बढ़ाइए, तो ये जो बन रहा है ये हमारा क्या हो गया? बहिष्कोण। फिर यहाँ से मुड़िए और इसको आगे बढ़ाइए, तो ये जो बनेगा वो ये भी हमारा क्या हो गया? बहिष्कोण हो गया। तो इसमें हमें तीन बहिष्कोण लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? ये बहिष्कोण कह लीजिए, बाह्य कोण भी ठीक ही है, बहिष्कोण लिख लीजिए आप। ठीक, बहिष्कोण। क्लियर? बहिष्कोण क्या होगा? बाह्य कोण भी कह सकते हैं। बहिष्कोण में हमारा एक ये बहिष्कोण है, इसको कैसे कहेंगे? इसको पढ़ना होगा तो ऐसे पढ़ेंगे, DBC। इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? ACE। ओके, और इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? BAF।
ये तीन हमारे क्या हो गए इसके वहिष्कोण या वाय कोण हो गए। ठीक, शीर्ष हो गया, अंतःकोण हो गया, वहिष्कोण हो गया। भुजाएं कितनी हैं? तो भुजाएं भी तीन हैं। ओके, जो साइड्स हैं भुजाएं वो भी तीन हैं। कौन कौन सी इसमें साइड्स हैं? ये देखिए, ये जो ए बी है ये एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा क्या हो गई? बीसी हो गई, और तीसरी भुजा क्या हो गई? सी हो गई। क्लियर? इसमें आर्डर का महत्व नहीं है। आई मीन आप सी ए को ए सी भी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं। क्लियर? कोण में जिस शीर्ष पे कोण बनता है उस शीर्ष को हम बीच में रखते हैं। जैसे बी बीच में, अब ये डी और सी को आगे पीछे घुमाया जा सकता है। हम इस डी बी सी को आप चाहें तो सी बी डी भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बीच में है बी वो बीच में ही रहना चाहिए। जिस शीर्ष पे हमें कोण का निर्माण होता है वो सिर्फ बीच में ही होना चाहिए, सब है। तो ये भुजाओं में आगे पीछे लेटर को घुमाया जा सकता है, कोण में भी बीच के लेटर को नहीं, लेकिन इसके पहला और जो तीसरा है इसको आपस में घुमाया जा सकता है, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सेंस है। तो शीर्ष तीन हो गए, अंतःकोण तीन हो गए, वहिष्कोण या वाय कोण भी एक साइक्लिक क्रम में बढ़ाएंगे तो तीन होंगी, और भुजाएं भी कितनी हो गई? तीन। इस तरह तीन माध्यिकाएं भी होती हैं, तीन शीर्षलंब भी होते हैं। क्लियर? थोड़ा देख लेते हैं माध्यिका कैसे इसमें बनती है तीन को। इसको मैं मिटा के फिर से एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ। चलिए इसको मैं इरेज कर दूँ। ए बी और ये क्या हो गया हमारा? सी। ओके, माध्यिका किसे कहेंगे? तो देखिए, माध्यिका की जो परिभाषा है वो ये है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से, तीन शीर्ष होते हैं, आप तीनों में से कोई भी एक शीर्ष चुनिए, उस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक ऐसी रेखा खींचिए जो जिससे कि सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बट जाए। तो वह जो रेखा होगी, रेखाखंड, वही हमारी त्रिभुज की माध्यिका होगी। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैंने क्या कहा? त्रिभुज के तीनों शीर्षों में से कोई भी एक शीर्ष लीजिए, उस शीर्ष से एक ऐसी रेखाखंड खींचिए कि सामने वाली भुजा को वह दो बराबर भागों में बांटे। तो उस रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज की माध्यिका कहेंगे। जैसे इस मैंने ये ले लिया शीर्ष, इस शीर्ष से हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे जिससे कि बी सी दो बराबर भागों में बट जाए। तो बी सी दो बराबर भागों में बट जाए, तो ये रहा है सर, ये मैंने खींच लिया, दो बराबर भागों में बट जानी चाहिए। तो हमारा ए डी क्या हो गया? माध्यिका हो गई। ठीक, तो त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती है। ये तो मैं शीर्ष ए से खींचा है, आप शीर्ष बी से भी खींच सकते हैं, शीर्ष सी से भी खींच सकते हैं। तो शीर्ष बी से खींचूंगा और ऐसे शीर्ष बी से ऐसी रेखाखंड खींची जाएगी कि वह एसी को दो बराबर भागों में काटे। चलिए, ये रहा हमारा ई। ये दोनों भाग क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ए बराबर सी। उसी तरह सी से भी खींचा जाएगा, ये रहा एफ, ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, आई मीन एफ इक्वल टू बी एफ। तो इसमें ए डी बी और सी एफ ये तीनों क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं। ओके, त्रिभुज की ये माध्यिकाएं हो गई। माध्यिकाएं कौन कौन सी हो गई? तो ए डी और बी ई और सी एफ, ये त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हैं। और इस फिगर को आप देख रहे होंगे तो देखिए, तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु से होकर जा रही है। ठीक, एक बिंदु से होकर जा रही है। तो तीनों रेखाएं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ओके, ये हमारा मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या हो गया? जी हो गया। तो इस जी को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्लियर? कि केंद्रक की भी परिभाषा क्या होगी? केंद्र की परिभाषा देनी होगी तो यह कहेंगे कि तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती हैं, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु को ही हम उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इसमें जी क्या? त्रिभुज का केंद्रक है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया, ये जी क्या है? त्रिभुज का केंद्रक है। क्लियर? अब आइए शीर्ष लंब किसे कहते हैं? माध्यिका को मैंने बता ही दिया परिभाषा। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? तो शीर्ष लंब वो होता है कि कोई भी त्रिभुज, जैसे मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते ही हैं,
मैंने लिखा भी है, आपको पता भी है। इस तीनों शीर्ष में से कोई भी एक शीर्ष लीजिए, उस शीर्ष से एक ऐसा लाइन सेगमेंट रेखाखंड खींचिए कि सामने वाले भुजा पर वह जाके लंब हो जाए। ओके, तो उस रेखाखंड को हम त्रिभुज का क्या कहते हैं? शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक, माध्यिका में क्या शर्त थी? माध्यिका में शर्त थी कि हम शीर्ष से ऐसी रेखा खींचते थे, इसे शीर्ष से ऐसी रेखा खींचते थे कि सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बट जाए, तब तो उसको हम कहेंगे माध्यिका। और इसमें दो बराबर भागों में बट जाए ऐसी शर्त नहीं है। इसमें शर्त यह है कि शीर्ष से हम ऐसी रेखा खींचेंगे कि सामने वाली भुजा पर वह क्या हो? लंब हो, तो उसे हम शीर्ष लंब कहते हैं। मतलब इस ए से एक ऐसी रेखा खींचिए, मान लीजिए मैंने एक रेखा ऐसे खींची, ठीक, मान लीजिए पी, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनना चाहिए। आई मीन जो एपी है वो बीसी पर क्या होनी चाहिए? लंब होनी चाहिए। तो ये एपी बीसी पे लंब होनी चाहिए, तो इस एपी को हम क्या कहेंगे? शीर्ष लंब कहेंगे। अब ये दोनों बराबर है कि नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर? अगर ये दोनों बराबर हैं, आई मीन बीपी और पीसी, अगर ये दोनों टुकड़े बराबर हैं, तो ये जो मैं एपी खींचा हूँ ये क्या कहलाने लगेगा? ये अब माध्यिका का काम करने लगेगा। मतलब इसे हम अब माध्यिका भी बोल सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर बराबर नहीं है और यहाँ 90 बन रहा है, तो उसे हम केवल शीर्ष लंब कहेंगे, लेकिन माध्यिका नहीं कहेंगे। ओके, ये हो गया एपी। और यह दूसरी जो रेखा है, मान ली शीर्ष लंब भी 3 होंगे, मैंने एक शीर्ष लंब खींचा, ये दूसरा शीर्ष लंब खींचिए ऐसे, ये 90 बनना चाहिए। और ये तीसरा शीर्ष लंब हो गया हमारा आर, यहाँ पे भी हमारा क्या बनना चाहिए? 90 बनना चाहिए। ओके, इसके जो शीर्ष लंब होंगे, चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, शीर्ष लंब, एक अल्टीट्यूड जिसे कहते हैं, वो भी 3 होंगे, एपी और बी क्यू और सी आर, ये 3 शीर्ष लंब हो गए, अल्टीट्यूड हो गए। इस फिगर को हम देखते हैं तो हम एक यह भी अंदाजा लग रहा है कि जो तीनों शीर्ष लंब हैं वो किसी एक खास बिंदु से होके जा रहे हैं। आई मीन तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को किसी खास बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो ये तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उस बिंदु को हम आर्थो सेंटर कहते हैं। ओके, ये जो ओ है ये हमारा क्या है? ये जो ओ है ये हमारा आर्थो सेंटर। ओके, इसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं। और यह भी देखिए कि जो माध्यिकाएं हैं, तीनों माध्यिकाएं हैं, इस तीनों माध्यिकाओं में जो शीर्ष की तरफ वाला जो भाग होता है वो होता है 2 हिस्सा, और जो नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है 1 हिस्सा। आई मीन हमारे कहने का यह मतलब है कि जैसे एक माध्यिका है ये एडी, एडी माध्यिका है, तो जो एजी होगा, एजी और जो जीडी होगा, इन दोनों में जो अनुपात होता है वो 2:1 का होता है। क्लियर? आई मीन 2 भाग ऊपर और 1 भाग नीचे। ये जो एजी है और रेशियो जीडी ये कितना होता है? 2:1। एजी संबंध जीडी इक्वल टू 2:1। या यूं कहिए कि जिधर शीर्ष है, शीर्ष वाली तरफ की जो हिस्सा है वो 2 हिस्सा, और उसके बाद वाला जो है वो 1 हिस्सा है, 2:1। उसी तरह ये बीजी और रेशियो जी भी 2:1 होगा। उसी तरह सी जी रेशियो जीएफ भी हमारा 2:1 होता है। ये 2 1, ये 2 1, ये 2 1। क्लियर? तो यह सभी जो बेसिक चीजें थी वो हमारा हो गया। जैसे त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, अंतःकोण, बाह्य कोण, माध्यिकाएं, शीर्ष लंब, जहाँ माध्यिकाएं मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ शीर्ष लंब मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माध्यिकाएं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ उसको हम केंद्रक, और शीर्ष लंब जहाँ पे मिलते हैं तीनों उसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से देखा। अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ओके, ऐसे त्रिभुज 3 प्रकार के अमूमन होते हैं, लेकिन 3 कोणों के आधार पर होते हैं और 3 भुजाओं के भी आधार पर होते हैं। इस तरह त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर? 3 त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।